करंट लायबिलिटीज जिनको अगले 12 महीने के अंदर अंदर पैसे देने हैं, तो फिर हमारे पास अगले 12 महीने के अंदर अंदर पैसे होने भी चाहिए। कुछ तो अभी ही हैं और इनसे भी कुछ महीनों में आ ही जाएंगे। तो ये जो करंट लायबिलिटीज हैं, ये पे करने के हम कितने काबिल हैं, इसको मैयर करती हैं लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज इसमें दो ही हैं, एक होती है करंट रेशियो और एक होती है क्विक रेशियो। इस क्विक रेशियो के और भी हैं 2-3 नाम। इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। एसिड करंट रेशियो ये है कि करंट, जैसे इंटरेस्ट कवर था ना, कि ये पे करने के लिए क्या सफिशिएंट प्रॉफिट है कि नहीं, तो प्रॉफिट इसके कितने गुना है। तो करंट रेशियो ये है कि करंट एसेट्स क्या सफिशिएंट हैं करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए। तो क्या किसको किससे डिवाइड करो, 180 डिवाइडेड बाय, कितनी आसान है यार रेशियोज, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लेकिन इन दोनों रेशियोज का आंसर परसेंटेज में नहीं होता, इसका आंसर होता है टाइम्स में, यानी कितने गुना, या इसका आंसर X/1। जैसे कंपनी ए की करंट रेशियो का आंसर क्या आया, 2 तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का 2.25 टाइम्स है, और ये भी कह सकते हैं कि करंट रेशियो 2.25:1 है, यानी 1 लायबिलिटी के मुकाबले में 2.25 एसेट्स है। तो ये इस शक्ल में भी लिखी जा सकती है, और अगर ये 1 रेशियो ना भी लिखें तो इसका मतलब है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के 2.25 टाइम्स है। तो ये टाइम्स में भी हो सकती है, यानी जो नंबर आए जस्ट वो नंबर लिख दें, या उस नंबर के साथ रेशियो 1 लगा दें। और कंपनी बी की कितनी, 2.91। ये ज्यादा होना बेहतर है कि, लेकिन बहुत ज्यादा होना भी बेहतर नहीं है। जैसे अगर क्रेडिटर्स को या अगले 1 साल में 80 मिलियन वापस करना है, तो इस फिक्र में कि हमने 80 मिलियन वापस करना है, कहीं पैसे कम ना पड़ जाए, 600 मिलियन रख के बैठ जाए। 80 मिलियन वापस करना है, कहीं कम ना हो जाए। आप फोटोकॉपी कराने जा रहे हैं तो आपने कहा जी कहीं पैसे कम ना पड़ जाए, तो 2-4 करोड़ रुपए ले जाता हूं, कहीं कम ना पड़ जाए पैसे, तो अच्छा है ना, सेफ्टी हो रहा। तो 80 मिलियन पे करने के लिए अच्छा है अगर हमारे पास ज्यादा अवेलेबल हो, लेकिन इतने ज्यादा भी ना हो। तो बहुत ज्यादा करंट रेशियो होना भी अच्छी बात नहीं है, मुनासिब होती है 2, ये मुनासिब होती है, यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के 2 गुना मुनासिब है। तो बहुत ज्यादा भी बेहतर नहीं है, जैसे इनमें से वैसे तो दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन ये ज्यादा मुनासिब है। और इसकी थोड़ी सी सख्त रेशो, यानी अगर ये जल्दी जल्दी पैसे मांगने आ गए, जल्दी करो जल्दी पैसे दो, तो इतने पैसे तो हमारे पास हैं, डेटर्स भी हैं, इनसे भी मिलते करके पैसे मांग लेंगे। इन्वेंट्री तो हम जल्दी जल्दी नहीं बेच सकते। तो अगर करंट रेशो देखनी हो तो वो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और अगर जल्दी जल्दी देखना हो, जल्दी क्विक रेशो, तो इन्वेंट्री छोड़ देंगे, 70 डिवाइडेड बाय वो। इसको लिक्विड रेशो भी कहते हैं, यानी जो लिक्विड पैसा अवेलेबल है। अगर ये कहें कि जल्दी पैसे दो वरना तेजाब फेंक दूंगा, तो इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री रहने दें। क्या हुआ, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा पैसे लेना हक तो इनसे है ना, कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफर करके पैसे बाहर ले आ सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री पड़ी हुई है, पता नहीं बिके ना बिके। तो इसलिए क्विक रेशो में इन्वेंट्री छोड़ के बाकी करंट एसेट्स ले लेते हैं। हाँ, लेकिन बस बुजुर्गों ने इसको इन्वेंट्री को निकाल दिया कि डेटर से हक तो है ना पैसे लेने का, इन्वेंट्री से भी हक तो नहीं बना पैसे लेने का, इसलिए इन्वेंट्री नहीं रखते। यानी अगर करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दें और बाकी देखें करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में कितने हैं, तो उसको क्विक रेशो कहते हैं। कंपनी ए की क्विक रेशो 70 डिवाइडेड बाय 80 और 70 डिवाइडेड बाय 55, तो इसकी है
0.87 और कंपनी 1.27, और इसमें जो मुनासिब होती है वो 1 होती है। अच्छा, कुछ किताबों में ना, यानी मैंने कुछ जगहों पर प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस होते देखा है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है ये। तो आईकैप की बुक में, आईकैप के सवालों में बस यही है, तो बस यही ठीक है। कुछ जगहों पर प्रीपेड भी देखा है मैंने, क्योंकि वो भी पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन ये है। तो लिक्विडिटी रेशियोज ये दो ही होती हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ये खतरनाक बिजनेस है, ये सेफ है। यानी 1 से नीचे चला गया तो ये रिस्क है, ये करंट लायबिलिटीज को पैसे शायद ना दे पाए, तो इसमें रिस्क ज्यादा है। क्या जी? अगर क्विक रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब है कि करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो ये रिस्क हुआ ना, हम इनको पे ऑफ ही नहीं कर सकेंगे, तो ये रिस्क है। वर्किंग कैपिटल रेशियोज, वर्किंग कैपिटल रेशियोज, नॉन करंट एसेट्स कंपनी ए के 500 है, करंट एसेट्स 180 है, और इक्विटी 400 है, नॉन करंट लायबिलिटी 200 है, और करंट लायबिलिटी 80 है, और ये हो गया 680 और ये हो गया 680। ये हम कौन सा स्टैंडर्ड पढ़े? तो ये बुजुर्गों की बातें सारी। तो कुछ बुजुर्गों की नजर में इस बैलेंस शीट को ना इस तरह देखना ज्यादा बेहतर है कि करंट लायबिलिटीज यहां पर एज अ नेगेटिव आ जाए, और इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी 100 इज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मिलाकर वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल रेशियोज इन्हीं के आपस में ही कुछ रेशियोज। इन्वेंट्री ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? क्यों? ज्यादा होगी तो क्या होगा? अगर किसी की इन्वेंट्री ज्यादा है तो यह भी तो हो सकता है कि बिकती नहीं है और खराब भी हो सकती है, और अगर इन्वेंट्री बहुत कम है तो यह भी हो सकता है कि बिकती ही नहीं है, वो चीजें नहीं रखते अपने पास, और इसका यह मतलब भी हो सकता है कि सेल ज्यादा होती है, और यह भी हो सकता है कि चीजें इनके पास कम पड़ी होती हैं, तो अक्सर कस्टमर जो भी चीज मांगने आता है इनके पास होती नहीं, वो बुरा बुला कहकर चला जाता है। तो इन्वेंट्री कम है या ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डेटर कम हो या ज्यादा? अगर ज्यादा है तो हो सकता है कि बहुत सेल्स हैं, और यह भी हो सकता है कि लोग पैसे ही नहीं देते, और अगर डेटर कम है तो यह भी हो सकता है कि सेल्स कम है, हो सकता है डेटर्स को ये इतना तोन के रखते हैं कि फौरन पैसे निकलवा लेते हैं, हो सकता है इतने बदतमीज हैं कि लोग उधार ही नहीं करते इनसे। तो ये बहुत क्रिटिकल होता है कि कम हो या ज्यादा। क्रेडिटर को जल्दी पैसे देने चाहिए तरसा तरसा के, ये अंदर की कमीनी है कि तरसा तरसा के जल्दी देने चाहिए या देर से? अगर जल्दी देना शुरू कर देंगे तो उसकी आदतें खराब हो जाएंगी, और अगर ज्यादा देर लगाया करेंगे तो आइंदा फिर उधार पे चीजें नहीं देगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल होता है कि इसको कब पैसे देने हैं, इससे कब पैसे लेने हैं, इनको मैयर करती हैं वर्किंग कैपिटल रेशियोज।
तीन एक जैसी रेशियोज हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर और क्रेडिटर्स टर्नओवर। स्टोर में 100 मिलियन की चीजें आई, बिक गई, स्टोर खाली हो गया, बिक गई, कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। फिर 100 की चीजें आई, फिर बिक गई, स्टोर खाली हो गया। फिर 100 की चीजें आई, बिक गई, फिर स्टोर खाली हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरे साल की है 1500 मिलियन और स्टोर में चीजें हैं 100 मिलियन की, तो ऑन एन एवरेज साल में कितनी दफा चीजें बिकी? 15 दफा। इस 15 दफा चीजें बिकने को इन्वेंट्री टर्नओवर कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर के इन्वेंट्री बिकती जा रही है और आ रही है, फिर बिक रही है, फिर और आ रही है, तो जितनी ज्यादा दफा बिके उतना अच्छा है ना। फार्मूला क्या बना 15 दफा का? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, इसको कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। कंपनी ए की कितनी? कंपनी बी की? 4 पॉइंट। ये है इन्वेंट्री टर्नओवर कि कितनी दफा गुड्स पूरे साल में टोटल बिकी। तो बी ज्यादा बेहतर है इसमें। हंड्रेड की सेल हुई, डेटर बन गए, डेटर से पैसे मिल गए, डेटर खत्म। फिर 100 की सेल हुई, डेटर बन गए, डेटर से पैसे मिल गए, डेटर खत्म हो गए। फिर 100 की सेल हुई, डेटर बन गए, डेटर से पैसे मिल गए, डेटर खत्म हो गए। पूरे साल में टोटल सेल्स हैं 1500 मिलियन की, जबकि डेटर सिर्फ 100 मिलियन के हैं। तो ये क्या हुआ? पूरे साल की सेल्स 1500 मिलियन है, जबकि डेटर्स सिर्फ 100 मिलियन है। तो साल में कितनी दफा चीजें बिकी? फिर डेटर से पैसे मिले, इसको कहते हैं डेटर टर्नओवर। फॉर्मूला क्या बना? सेल्स ओवर टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्योंकि डेटर का ताल्लुक तो क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स। और अगर क्रेडिट सेल्स नहीं पता, बस सेल्स दी नहीं है, तो ठीक है, मजबूरन फिर टोटल सेल्स, वरना क्रेडिट सेल्स। तो इस सवाल को सॉल्व करें तो ए की कितनी? 650 नहीं लेंगे, इसका 80% लेंगे, डिवाइडेड बाय 40, 13। और बी का तो 12। तो डेटर टर्नओवर यह है कि साल में कितनी दफा डेटर से पैसे मिले, और ये फार्मूला तो आप खुद ही बता देंगे, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स। और मतलब क्या होगा उसका? साल में कितनी दफा क्रेडिटर्स को पैसे दिए, क्रेडिट परचेजेस। और अगर क्रेडिट परचेजेस नहीं पता तो टोटल परचेजेस भी चलेंगी, और परचेजेस भी नहीं पता कॉस्ट ऑफ सेल भी चल जाएगी। दोबारा, क्रेडिट परचेजेस चाहिए, नहीं पता तो परचेजेस भी चलेंगी, परचेजेस भी नहीं पता तो कॉस्ट ऑफ सेल भी चलेगी। ये मैंने सारी बात पेज 4 पे लिखी हुई है, या पता नहीं 5 पे लिखी होगी। पेज 6 पे लिखी हुई, पेज 6 पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में लिखा हुआ है, फार्मूले के नीचे देखें, नोट लिखा हुआ है।
क्रेडिट परचेजेस चाहिए ना, सही तो टोटल परचेजेस, वो भी नहीं तो कॉस्ट ऑफ सेल भी चलेगी। और ये जो भी फार्मूले अगर नोट्स में देख रहा है और मैंने कहीं पर एवरेज लिखा ना, तो ये बात अभी नहीं समझाएगी, ये कल समझाऊंगा। तो परचेजेस तो पता ही नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल से काम चला लेंगे। 440 डिवाइडेड बाय 60 और 400 डिवाइडेड बाय 40, तो ए 7.33 और बी 10। है जी, तीनों में ही हायर बेटर है, क्योंकि जितनी ज्यादा दफा होगा तो उतना ज्यादा एक्टिव बिजनेस है, इसलिए इनको एक्टिविटी रेशोज भी कहते हैं। अगर बिजनेस ए का इन्वेंट्री टर्नओवर 4 है, तो इसका क्या मतलब है, 4 दफा गुड्स बिकी हैं साल में, तो एक दफा गुड्स बिकने में कितना अर्सा लगा, 3 महीने। अगर साल में 4 दफा बिकी तो एक दफा बिकने में 3 महीने लगे। इन अदर वर्ड्स 3 महीने तक गुड्स स्टोर में पड़ी रहती हैं। कैसे निकला 3, 12 डिवाइड बाय 4। और अगर महीने नहीं डेज में आंसर चाहिए तो 365 डिवाइड बाय 4, और अगर वीक्स में आंसर चाहिए तो 52 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना अरसा चीजें स्टोर में पड़ी रही, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड नॉर्मली डेज में कैलकुलेट होता है, इसलिए 365 डिवाइडेड बाय, नहीं हर दफा 4 तो नहीं होगा ना, फार्मूला क्या बनाऊं, इन्वेंट्री टर्नओवर। और अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला नीचे लिख देते हैं और उसको ऊपर ले जाके उलट कर देते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टॉक ना, तो उसको उलट करके स्टॉक ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला उलट करके ऊपर कर लगा। इसका आंसर आएगा डेज में, और अगर इधर 12 कर दूं तो मंथ में, 52 कर दूं तो वीक्स में। और इन्वेंट्री टर्नओवर की जगह डेटर टर्नओवर लिख दें तो क्या मतलब होगा उसका, कि डेटर से कितने दिनों में पैसे मिलते हैं, इसको कहते हैं डेटर्स कलेक्शन पीरियड। या डायरेक्ट फार्मूला लगाएं तो क्रेडिट सेल्स ओवर डेटर था, तो डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365। और क्रेडिटर्स, इसका आंसर क्या कहलाएगा, क्या क्या मतलब होगा इसका, कितने दिन बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर, या अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहें तो क्रेडिटर्स ओवर क्रेडिट परचेज
इंटू 365। अच्छा, जिन्होंने कॉस्ट पढ़ी हुई है या अभी पढ़ रहे हैं वो तो चलो खुद सोच के बता सकते हैं, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी चलो वो रट्टा लगा लें। ट्रेडिंग बिजनेस है तो ये, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो स्टॉक भी तीन तरह के होंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल कितने दिन स्टोर में पड़ा रहता है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कौन सी कॉस्ट? मटेरियल की बात हो रही है सिर्फ, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की बात हो रही है तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। पेज 6 के एंड पे मैंने, या 5 के एंड पे, पता नहीं 6 के एंड पे, पता नहीं 5 के एंड पे, 4 के एंड पे, किधर गया, 4 के एंड पे डब्बा बना के ये तीनों लिखे हैं। पेज 4 के एंड पे बॉक्स बना के ये तीनों वैरायटियां लिखी हुई हैं। इन्वेंट्री पीरियड, डेटर्स पीरियड और क्रेडिटर्स पीरियड कंपनी ए कंपनी बी करे कैलकुलेट। ये तीनों, इन्वेंट्री पीरियड, डेटर पीरियड और क्रेडिटर पीरियड कर ली। कंपनी ए कंपनी बी दोनों के ये कैलकुलेट करें। खैर है, राउंड कर लें, पॉइंट में भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। हाँ जी, इन्वेंट्री पीरियड ए का 2, पॉइंट में आ जाए कोई मसला नहीं। बी का 82 पॉइंट, स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। तो फिर 13 कैसे आ रहा? 90 डिवाइडेड बाय 400 इनटू 365। डेटर पीरियड 40 पॉइंट। ये सब जो सुस्ती के मारे हैं वो भी कैलकुलेट करें, पता चले कैलकुलेशन हो रही है कि नहीं। क्रेडिटर पीरियड पॉइंट, लोअर बेटर होगा। बस 2-3 फार्मूले रह गए। जी नहीं, जी करवा रहा हूं। बिजनेस इन्वेंट्री खरीदेगा, बिजनेस इन्वेंट्री खरीदेगा, पैसे खर्च होंगे,
फिर वो इन्वेंट्री बिकेगी, पैसे मिल जाएंगे, फिर बस दुकान बंद, घर चलें, फिर दोबारा इन्वेंट्री खरीदेगा, फिर पैसे चले जाएंगे, फिर इन्वेंट्री बिक जाएगी, फिर पैसे आ जाएंगे। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। पैसे लगते हैं, पैसे आ जाते हैं, पैसे लगते हैं, पैसे आ जाते हैं, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कितने दिन में पैसे आएंगे? अच्छा, पैसा जेब से जा कब रहा है? जब चीज खरीद रहे हैं। चलें कंपनी ए की मिसाल लेते हैं। कंपनी ए गुड्स खरीदने के कितने अरसे बाद बेच पा रही है? 91 डेज। तो 91 डेज तक उसका पैसा फंसा रहा, फिर चीज बेच दी, बेचते ही पैसे मिल गए। डेटर ने पैसे कितने अरसे और लगाए? तो पैसे खर्च होने के दिस प्लस दिस, इतने दिन बाद पैसे मिले। 11 यानी 91.25 प्लस 28.08। यहां तक बात समझ आई? नहीं, नहीं समझ आई। दोबारा सुन ले। गुड्स खरीदी, पैसे खर्च हो गए, फिर गुड्स बिक गई, पैसे आ गए, फिर वो गुड्स खरीदने में लगा दिए, तो इसको कैश ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। बिजनेस ए ने गुड्स खरीदी तो इसके पास से पैसे गए, लेकिन पैसे आने में भी इतना टाइम इसलिए लग रहा है, एक तो 91 डेज तक तो स्टॉक स्टोर में ही पड़ा रहा, तो 91 डेज गुजरे, फिर चीजें बिकी लेकिन पैसा अभी नहीं आया, पैसे आने में 28 दिन और लग गए, तो पैसे खर्च होने के बाद पैसे वापस मिलने में कितना टाइम लगा? दिस प्लस दिस। लेकिन इतने दिन तो तब अगर हम गिनना कहां से शुरू कर रहे हैं? जब परचेज की, तो हो सकता है उधार पे परचेज की हो, तो फिर पैसे दिन गिनने कहां से शुरू करें? जब पैसे दिए, तो पैसे कितने दिन बाद दिए? 49 डेज के बाद। तो इसमें से ये माइनस कर दें, इसको कहते हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल। इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं। डेटर का पीरियड, इन्वेंट्री का पीरियड माइनस क्रेडिटर का पीरियड। ये है जी पेज 7 पे, पेज 7 के तकरीबन मिड से ऊपर। वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहते हैं इसको, कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। इन्वेंट्री पीरियड प्लस डेटर पीरियड माइनस क्रेडिटर पीरियड। हाँ जी, और ये एक दो छोटे छोटे से फार्मूले देख लें, पेज 1 देख लें। पेज 6 के एंड पे देख लें, पेज 6 के एंड पे एसेट्स टर्नओवर। ये फार्मूला ये बताता है कि बिजनेस अपने एसेट्स को कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। बिजनेस अपने एसेट्स को कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, एसेट्स को यूज करके कितनी सेल्स कर लेता है। तो सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स। और एसेट्स कुछ बुजुर्गों के ख्याल में टोटल एसेट्स लेने चाहिए, कुछ बुजुर्गों के ख्याल में नॉन करंट एसेट्स लेने चाहिए, और कुछ बुजुर्गों के ख्याल में ये 80 उधर ले जाना चाहिए। यानी 680 की बजाय 600 यूज करना चाहिए, यानी 600 यूज करना चाहिए। तो ज्यादा मशहूर इसमें नॉन करंट एसेट्स हैं। पेज 9 पे आए, पेज 9। ये मैंने आईकैप की बुक से ही कॉपी कर दिए। ये आपसे थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, रेशो की लिमिटेशंस, रेशो एनालिसिस की लिमिटेशंस। इसमें इस अंग्रेजी का रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हेडिंग्स याद करें और उसके शान में एक लाइन खुद अंग्रेजी में लिख सकें तो काफी है। और वो एक लाइन कैसे लिखेंगे ये एक अलग मसला है। तो ये मैं आपको बिल्कुल बता सकूंगा जब मैंने दो कंपनीज के कंपैरिजन की बजाय कल 2 ईयर्स का कंपैरिजन कराऊंगा ना। ये मेरे इख्तितामी कलमात नहीं है, वैसे कह रहा हूं जब कल बताऊंगा, अभी क्लास चल रही है, तो ये एक एक लाइन के काबिल कल बना सकूंगा। अभी क्लास चल रही है, बस कुछ लम्हे और। क्या हो गया? हॉस्टल बंद हो जाएगा? तो जब रात रात को आवारागर्दी करते हैं तब नहीं बंद होता? वर्टिकल एनालिसिस ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अच्छा, अभी आपको ना मैंने रेशियोज के फार्मूले कैलकुलेट करने बताए, अभी एग्जाम क्वेश्चंस करने के काबिल नहीं हुए, वो कल होना है। अभी तो सिर्फ फार्मूले सिखाए हैं, इनका इस्तेमाल कल करना है। यानी कल मैंने एग्जाम प्रैक्टिस करानी है और बड़े गहरे गहरे टेक्निकल सवाल भी कराने, तो सुबह नहा धो के फ्रेश होके आना। पानी ठंडा होता है तो आपने बस कंधा आगे करना है, उसके बाद पानी जाने, आप पानी खुद ही खींच लेगा अंदर आपको।
मैंने अभी एवरेज किसी भी फार्मूले में नहीं समझाया। वो जब कल मैं, अभी तो 2 कंपनीज है ना, कल मैं मल्टीपल ईयर्स बताऊंगा फिर एवरेज समझाऊंगा। मैंने कहा था कि एसेट्स टोटल भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं, तो ज्यादा मशहूर टोटल नॉन करंट है। वर्टिकल एनालिसिस ये है कि अगर इनकम स्टेटमेंट्स को रुपीस की बजाय परसेंटेज की शक्ल में ले लें, कन्वर्ट ईच फिगर इनटू परसेंटेज ऑफ सेल्स, और एसओएफपी का वर्टिकल एनालिसिस ये है कि कन्वर्ट ईच फिगर इनटू परसेंटेज ऑफ टोटल। है 400 डिवाइडेड बाय 680, 50.82, 100 डिवाइडेड बाय 680, 71, टोटल की खैर है। 110 डिवाइडेड बाय 680, 40 डिवाइडेड बाय 680, 5. 30 डिवाइडेड बाय 680, और ये नीचे क्या आ जाएगा 100। 300 डिवाइडेड बाय 540, 55.6। 80 डिवाइडेड बाय 540, 90 डिवाइडेड बाय 540, 16. 50 डिवाइडेड बाय 540, 20 डिवाइडेड बाय 540, 3. इसका फायदा यह हुआ कि पहले यहां पर लिखा हुआ था क्या 400 मिलियन, यहां 300 मिलियन, 400 मिलियन और 300 मिलियन कंपेरेबल इतना अच्छा नहीं था, ये कंपेरेबल है। इसका मतलब है कि कंपनी ए के टोटल एसेट्स में से 58% पीपीई है, जबकि इसके टोटल में से 55% पीपीई है। इसको वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं कि सारी फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और कैपिटल क्या बना, लिखा हुआ है आपके पास, कैपिटल डिवाइडेड बाय 680, 22. रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाय 680, 200 डिवाइडेड बाय 680, 4. 20 डिवाइडेड बाय 680, 60 डिवाइडेड बाय 680, कैपिटल डिवाइडेड बाय 540, 2.22, रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाय 540, 100 डिवाइडेड बाय 540, ये किधर, ये 7, और ये 0, ये एसओएफपी का वर्टिकल एनालिसिस कर दिया। कुछ है, कुछ है इधर। और इनकम स्टेटमेंट का वर्टिकल एनालिसिस कैसे होगा? नहीं आज ही होगा। अभी 440 650 का कितने परसेंट है? 7.69, और ये क्या आ जाएगा 100, ये 650 का कितने परसेंट? 1.5, ये 650 का कितने परसेंट? तो ये इसी तरह से सारे ये परसेंटेजेस में आ जाएंगे।
परसेंटेज ऑफ सेल्स। इस तरह दो कंपनीज आपस में कंपेरेबल बन जाएंगे। ठीक है जी, जाएंगे घर। अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं दोबारा सुबह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। 8:30 के 9।